हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। यूपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया है। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल और पेपर कटिंग और पीडीएफ होती है आप वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है, आप उसको तत्काल क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, इसमें आपको अपने तैयारी को टेस्ट के माध्यम से इवैल्यूएट करने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसमें आपको पीटी का और मेंस का जो यूपीएससी का सिलेबस है एक निर्धारित समय में कराया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और फिर अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी में शामिल लगभग सभी ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की गई है, जिसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री टीच करता हूँ। तो आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में ऑप्शनल पेपर में जुड़ सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी कॉम्बाट की शुरुआत की गई, इसमें आप अपना एनरोल करा के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर आप ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं और अनअकैडमी के प्रोग्राम और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप इसमें एनरोल कर अपना पार्टिसिपेशन करें। यह 6 दिसंबर को होने जा रहा है कल, अर्थात, और इसकी समय जो है 11 AM में है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना एनरोल करें। के साथ ही अब अनअकैडमी के आप जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी के जीएस का जो सब्सक्रिप्शन है ये 2 प्रकार का, एक प्लस कोर्स का, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त होगा। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसका सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 है, मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है 69,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो सब्सक्रिप्शन फीस होगा 62,550। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और फिर पर्सनल फीडबैक। तो आपको एक बहु पर्पस सहायता असिस्ट मिलता है जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के लिए जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है, लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, तब 12 मंथ के प्लस जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस के लिए और ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए, सभी का स्वागत है दिल्ली सल्तनत के अधीन कला एवं स्थापत्य के सेक्शन में।
तो जाहिर सी बात है कि टॉपिक के नाम से ही क्लियर है। अभी तक जो मध्यकालीन भारत में हम लोग क्लास करते आ रहे थे, तो इस्लाम के उदय से लेके दिल्ली सल्तनत तक पूरा राजनीतिक इतिहास कर लिया था। प्रांतीय राज्य का राजनीतिक इतिहास कर चुके हैं, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब कला और स्थापत्य जो है वो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि ये कला और स्थापत्य जो है ये प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो लेक्चर होगा दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य पर, वो पीटी और मेंस दोनों इंक्लूड करके होगा। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, अपना प्रिपेयर नोट्स कर लीजिएगा और फिर जब हम आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ेंगे तब इससे संबंधित जो भी डॉट और क्वेरी होगी आप उसको मेरे साथ रखिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं हर एक डॉट और क्वेरी को दूर करूंगा। सबसे पहले हम लोगों को इस सेक्शन में समझना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे, फिर सल्तनत काल में चित्रकला के बारे में, फिर सल्तनत कालीन संगीत कला और फिर सल्तनत कालीन जो साहित्य कला है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण। सल्तनत काल के कला को समझने के लिए सबसे जो बेहतर है, जैसे इसमें मैंने कहा कि मेंस का सेक्शन भी होगा और पीटी का सेक्शन भी होगा। तो इस कला को समझने के लिए हम एक फॉर्मेटिंग बनाते हैं, उस फॉर्मेटिंग के हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मेटिंग जो होगा इसमें कि सल्तनत कालीन जो कला की विशेषता है, कला की विशेषता एक इसके पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इस कला की विशेषता में हम लोग ऑल ओवर सल्तनत काल में जितने राजवंश के समय, जैसे कि इलवारी यानी कि मामलुक वंश के समय में, खिलजी वंश के समय में, तुगलक वंश के समय में और सैयद लोधी, सभी के समय में जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ उसकी क्या विशेषता थी उसके बारे में। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कला पर भारतीय कला का क्या प्रभाव था, क्योंकि जब इस्लाम भारतीय कला का प्रभाव, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या कला था। तीसरा इसमें पॉइंट में सेक्शन होगा कि आरंभिक जो इस्लामिक कला है इस पर स्थानीय कला का प्रभाव अधिक है। स्थानीय कला के प्रभाव के कारण, स्थानीय कला के प्रभाव के कारण इस तीसरे सेक्शन को आप समझेंगे कि आरंभिक जो इस्लामिक कला भारत में विकसित हुई सल्तनत के शासकों के अधीन, उस कला पर स्थानीय हिंदू कला का अधिक प्रभाव है, उसका पीछे क्या रीजन था वो हम लोग देखेंगे। और चौथा फिर हो जाएगा इसको सेक्शन का समझने का कि प्रमुख राजवंशों के अधीन कला एवं स्थापत्य, प्रमुख राजवंशों के अधीन स्थापत्य, स्थापत्य कला। तो प्रमुख राजवंशों के अधीन में एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे ममलूक वंश के अधीन, जो दिल्ली सल्तनत का पहला हो जाएगा। तो ममलूक वंश के अधीन जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ था वो। दूसरा हम लोग देखेंगे जो खिलजी कालीन कला और स्थापत्य का विकास हुआ था वो खिलजी वंश के समय। तीसरा जिसका हो जाएगा वो हो जाएगा तुगलक वंश के समय जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ था वो तुगलक वंश के समय। और तुगलक वंश के बाद जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ था वो सैयद और लोदी वंश के समय जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ था उसके बारे में। तो इस तरीके से इंडो इस्लामिक कला जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित हुई, ये विकास क्रम के आधार पर है, यानी कि विकास क्रम के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर पहला चरण इसका हो जाएगा जो ममलुक वंशकालीन कला है इसके स्थापत्य का प्रथम चरण कहेंगे हम लोग। जो खिलजी कालीन कला है इसके सल्तनत कालीन स्थापत्य का दूसरा चरण हो जाएगा। तुगलक कालीन जो स्थापत्य है वो सल्तनत का स्थापत्य का तीसरा चरण और सैयद लोधी चौथा और अंतिम चरण हो जाएगा। इसमें ये जो सेक्शन होगा जिसमें हम लोग राजवंश के हिसाब से इस कला का अध्ययन करेंगे, ये बेसिकली पीटी ओरिएंटेड क्लास होगा, यानी कि पीटी से संबंधित चीजों पर ज्यादा फोकस होगा। और शेष जो ये तीन पक्ष है, जो कला की विशेषता क्या है, भारतीय कला का प्रभाव क्या है, स्थानीय कला के कारण, तो पहले मैंने बताया कि आरंभिक कला के ऊपर अधिक हिंदू कला का प्रभाव दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या रीजन था उसके बारे में जानेंगे। तो पहले इस तीन सेक्शन पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और देन आफ्टर प्रमुख राजवंशों का दिन जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है सल्तनत के अधीन जो कला का विकास हुआ उसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले उस पॉइंट पर हम लोग चलते हैं।
तो विशेषता को पॉइंट वाइज समझेंगे और सबसे पहला जो इस कला की विशेषता है, इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से, सबसे पहला यही लाइन लिखा जाएगा, इसको हम लोग इंडो इस्लामिक कला कहते हैं। सल्तनत कालीन कला को क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक कला कहते हैं। इंडो इस्लामिक कला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कला में कुछ तत्व ईरानी यानी पर्शियन परंपरा, जहाँ से तुर्क आए थे, वहाँ की परंपराओं का समावेश है, और कुछ भारतीय कला का भी समावेश है। तो इन दोनों कला शैली के मिश्रण से एक नवीन कला शैली विकसित हुई, जिसको हम लोग इंडो इस्लामिक कला कहते हैं। और इंडो का अर्थ है भारत, इस्लामिक का अर्थ जो तुर्क अपने साथ कला साथ लेकर आए थे, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक कला कहते हैं, जिसका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा इस कला का जो पॉइंट हो जाएगा कि इस कला में हमें निरंतरता और परिवर्तन के तत्व दिखाई देते हैं। निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व है। तो निरंतरता और परिवर्तन के तत्व क्या है कि जैसे चार राजवंशों के समय हमने चरणबद्ध बांट कर आपको दिखाया, तो जो ममलूक वंश के समय में कला का विकास हुआ, उस समय की कला कुछ हमें खिलजी काल में भी निरंतरता दिखाई देती है, लेकिन कुछ खिलजी काल में परिवर्तन भी होता है, नई चीजें आती है कला में। ठीक इसी तरीके से खिलजी काल में जो चीजें आती है, वो कुछ नई चीजें आगे भी रहती है, और कुछ नई चीजें तुगलक काल में आ जाती है। यानी राजवंश का उत्थान पतन होता है। कुछ जो पूर्व से चली आ रही कला है, वो निरंतरता को प्राप्त करता है, और कुछ उसमें नवीन तत्वों का समावेश हो जाता है। तो इस कला में भी हमें निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों का समावेश दिखाई देता है। तीसरा, इस कला की जो विशेषता थी कि तुर्क अपने साथ बेसिकली मेहराब और गुंबद शैली लेकर आए थे। मेहराब और गुंबद शैली, हालांकि गुंबद और मेहराब भारत के प्राचीन कला में भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेहराब और गुंबद, तो मेहराब और गुंबद जो है इस इंडो इस्लामिक कला में प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है, जिसकी सर्व प्रमुख विशेषता हो जाएगी। और मेहराब जो होता था ना, एक तरीके से ये इस तरीके से होता था, और इसी के ऊपर जो है इस तरीके से गुंबद का निर्माण होता था। इस तरीके से ये गुंबद का निर्माण होता था, ये हो जाएगा। तो मेहराब और गुंबद का प्रयोग इसमें हुआ है सल्तनत कालीन स्थापत्य में, जो इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी। चौथी इसकी विशेषता है कि इसमें सुलेखन का प्रयोग हुआ है। सुलेखन का प्रयोग, तो सुलेखन का जो प्रयोग हुआ है वो बेसिकली क्या है कि कुरान की आयतों को दीवार पर जो सजाने की कला है इस्लाम में, उसको हम लोग सुलेखन की कला कहते हैं। तो इस इंडो इस्लामिक कला की चौथी विशेषता हो जाएगी सुलेखन की कला। पांचवा इसमें क्या है कि सजाने के लिए एक अरेबेस्क विधि का प्रयोग किया गया। अरेबेस्क का प्रचलन, अरेबेक्स का जो प्रचलन है, बेसिकली वैसे इस्लाम में जीवित चित्रों चीजों का चित्रण प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर दीवारों को फूल पत्तियों से जो सजाने की कला थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरेबेक्स कला कहते हैं। ये भी अपने साथ लाए थे तुर्क। तो मेहराब और गुंबद प्रमुख रूप से, सुलेखन ये हो जाएगा गुंबद, जैसे मैंने पहले कहा। और इसमें इस तरीके से जो होता था ना, इसको मेहराब कहते थे। सुलेखन जो कुरान की आयतों का दीवार पर चित्रांकन होता था, यानी कि उसको सजाने की कला। और अरबेक्स फूल पत्तियों से सजाने की कला। छठा इस कला में हमें क्या है कि ज्यामितीय चित्रों का भी प्रयोग हुआ है। कुछ ज्यामितीय चित्र का भी प्रयोग किया गया है। तो ज्यामितीय आकृतियों का भी भवनों को, कला को सजाने के लिए प्रयोग किया गया है। साथ ही क्या है कि इस कला में, इंडो इस्लामिक कला में, जो सल्तनत के शासकों का दिन विकसित, इसमें गारे और सुर्खी का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और गारे और सुर्खी के प्रयोग होने के कारण क्या है कि इसमें एक नए तत्व का समावेश हुआ। वो यह हुआ कि बिना पीलर पर भवन बनाना आसान हो गया। यानी इंडो इस्लामिक कला में हम लोग देखेंगे इस गारे और सुर्खी के प्रयोग के कारण मोटे मोटे दीवार बनना शुरू हो गया, और बिना पीलर वाले भवन भी बनने शुरू हो गए। तो गारे सुर्खी के प्रयोग के कारण बिना पिलर वाले भवनों का निर्माण होता है, जो एक नई विशेषता की शुरुआत आप देखते हैं। साथ ही इसमें क्या है कि आठवां जो इसमें आप देखेंगे कि जो ये कला थी इंडो इस्लामिक कला, इस कला में हम लोग देखेंगे कुछ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मध्य एशियाई जो कला है उसका भी इस पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। मध्य एशियाई कला का, और मध्य एशियाई कला का जो प्रभाव है इस पर, इसमें क्या है, खासकर खिलजी कालीन कला में हम सैलजुक कला का प्रभाव देखते हैं। सैलजुक कला का प्रभाव है। इसका रीजन ये है कि सैलजुक शासक के समय में भी कला और कला का अत्यधिक विकास हुआ था। उस समय सैलजुक साम्राज्य का पतन हुआ था।
वहाँ के जितने भी शिल्पी रंगरेज थे वो विभिन्न दिशाओं की ओर गए, उसमें कुछ भारत की ओर भी आए। खिलजी शासकों ने उसको आश्रय दिया और उनकी विशेषताएं जो कला की थी वो खिलजी कालीन कला में समाहित की गई। तो विदेशी परंपरा, जैसे मैंने पहले कहा, सेल्जुक कला का इसमें हमें समावेश दिखाई देता है। और नौवां इस कला में क्या है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि भारतीय कला का भी इसमें समावेश है। भारतीय कला का जो हिंदू कला थी, जो मंदिर निर्माण शैली थी, उसमें भी बहुत सारी चीजों का प्रयोग है। तो भारतीय कला में जो धरनी का प्रयोग होता था, उस धरनी का प्रयोग इसमें हुआ है। भारतीय कला में जो बांस बल्ली का प्रयोग होता था, उस तरीके के चीजों का इसमें प्रयोग हुआ है। और इसलिए भारतीय कला और इंडो जो इस्लामिक कला है, इन दोनों के मिश्रण से ये कला विकसित हुई। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंडो इस्लामिक कला कहते हैं। तो ये 9 पॉइंट आप इसकी विशेषता में याद रखेंगे कि क्या क्या हमने आपको बताया है। ये हुआ पहला सेक्शन इसका मेंस वाला। फिर जो दूसरा सेक्शन मैंने आपको बताया था कि जो आरंभिक इस्लाम की कला है, उस पर क्या है कि हिंदू कला का प्रभाव अधिक है। आरंभिक कला पर, आरंभिक इस्लामिक कला पर हिंदू कला का प्रभाव जो है वो अधिक है, हिंदू कला का प्रभाव। तो अब आरंभिक कला पर हिंदू कला के प्रभाव होने का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण क्या है कि इस समय क्या था कि राजनीतिक स्थिरता कम थी। तुर्कों के, जैसे कि मान लीजिए, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। अस्थिरता करने का अर्थ है कि जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो प्रारंभिक तुर्क जो ममलूक वंश थे उसके समय ने बलबन, हालांकि इस दिशा में काफी प्रयास किया, उनको सफलता भी मिली, लेकिन फिर भी मंगोल के बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, तो एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी। दूसरा इस समय क्या था कि सल्तनत का आर्थिक आधार भी कमजोर था। और जाहिर सी बात है कि जब आर्थिक आधार मजबूत होता है तभी इस तरह के कला स्थापत्य का विकास होता है। तो आर्थिक आधार कमजोर था सल्तनत का, इसलिए भी आरंभिक स्थापत्य पर हिंदू कला का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। तीसरा इसका कारण था कि निर्माण तकनीकी में क्या था, जो भवन का निर्माण हुआ, निर्माण में अधिकांश भारतीय कारीगरों का प्रयोग हुआ था। अधिकांश भारतीय कारीगर प्रयोग हुए थे। और जाहिर सी बात है कि जब अधिकांश भारतीय कारीगर प्रयोग होंगे तो ये तो इस्लामी कला को जानते नहीं थे, तो इसलिए इसमें भारतीय तत्वों का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा, चौथा इसके पीछे जो सबसे प्रमुख रीजन हो जाएगा वो यह है कि जो आरंभिक इस्लामिक कला है वह हिंदू कला में ही, हिंदुओं की कला में ही मॉडिफिकेशन करके बनाए गए। हिंदुओं की कला को मॉडिफाई करके बनाया गया है, यानी कि उसी में थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया गया और फिर उसको इस्लामिक कला शैली का रूप दिया गया। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, ये पहले जितने भी स्थापत्य सब हिंदू जैन इस तरह के कला थे, तो इन कलाओं को मॉडिफाई किया गया और उसके बाद उसको इस्लामिक कला का रूप दिया गया, तो इसलिए उस पर हिंदू कला के तत्व का प्रभाव अधिक है। तो ये 4 रीजन है कि राजनीतिक अस्थिरता का, आर्थिक आधार का कमजोर होने का, निर्माण में अधिकांश भारतीय कारीगरी जो थे उसका प्रयोग होता था, और हिंदुओं की कला को जो है सो मॉडिफाई करके कला का रूप दिया गया था। इसलिए आरंभिक जो सल्तनत कालीन कला है उस पर हमें क्या दिखाई देता है कि एक तरीके से हिंदू कला का प्रभाव अधिक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्यों इस तरीके की चीजें हमें दिखाई देती है। तो ये दो जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है इसको ध्यान में रखेंगे। और जैसे जैसे सल्तनत को स्थिरता मिलते जाती है, जैसे आप देखेंगे कि बलबन के समय सल्तनत को स्थिरता मिलती है, तो बलबन के बाद जैसे सल्तनत को अलाउद्दीन खिलजी के समय और स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे जैसे सल्तनत की स्टेबिलिटी होती जाती है, सल्तनत का आर्थिक आधार मजबूत होते जाता है, वैसे वैसे कला का स्वरूप भी बेहतर निखर कर आता है। और दोनों के कलाओं के मिश्रण से एक स्थानीय परंपरा का समावेश, स्थानीय भूगोल को थोड़ा सा आधार बनाया गया, यहाँ के जलवायु को ध्यान में रखा गया, और तब इंडो इस्लामिक कला स्थापत्य का विकास तेजी से होना शुरू हुआ। तो वो ध्यान में आपको रखना है। अब इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो इंडो इस्लामिक कला है इसके विकास के आधार पर जो है हम लोगों ने 4 कैटेगरी में रखा था। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या रखा था, ममलूक कालीन कला। ममलूक कालीन कला और स्थापत्य। ममलूक कालीन कला, ममलूक कालीन कला का अर्थ हो जाएगा, जिसको आप सिंपल वे में
दास वंश कहते हैं। दास वंश कालीन जो कला और स्थापत्य है इसके बारे में। तो दास वंश कालीन जो कला और स्थापत्य है इसको भी विकास के क्रम पर हम 3 सेक्शन में रख सकते हैं। एक हो जाएगा ममलूक कालीन कला जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय विकसित हुआ था। पहला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिन्होंने कला का श्री गणेश किया और कुछ कला का विकास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दास वंश में दूसरे जो कला को प्रोत्साहन देने वाले शासक थे वो थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के समय में भी कला का अधिक विकास होता है। और तीसरा जो ममलूक या दास वंश के शासक हो जाएंगे वो होगा बलबन, जिसके शासन काल में कला और स्थापत्य का विकास हुआ। तो ये एक तरीके से क्रोनोलॉजी इसके समय में भी हो जाएगा, इसको समझने की जरूरत है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में स्थापत्य के क्षेत्र में 3 कला और स्थापत्य के विकास होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो हो जाएगा ये सल्तनत काल में पहली इस्लामिक स्थापत्य का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। और ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, यह 1198 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। यानी कि जब पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि चंदावर का युद्ध जीता गया और उसके बाद इस तरीके की चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि तुर्कों द्वारा निर्मित पहला स्थापत्य हो जाएगा, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य हो जाएगा ये। और प्रारंभ में यह जो कुब्बत उल इस्लाम था, जैसे मैंने पहले ही कहा, डिस्कस कर दिया था, इसलिए कि यह हिंदू और जैन मंदिर हुआ करता था। हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर दिल्ली में राय पिथौरा के किले, जो संभवतः पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया किला है, दिल्ली में राय पिथौरा, दिल्ली में राय पिथौरा के किले में बनाया गया था। तो ये 4 पॉइंट कुब्बत इस्लाम मस्जिद के बारे में याद रखेंगे। खासकर ये जरूर पूछा जाता है कि ये पहले क्या था, तो हिंदू और जैन स्थापत्य का उदाहरण था। दूसरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय निर्मित हुआ वह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है संभवतः इसको बनाने में 2.5 दिन लगा, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और आप समझ सकते हैं कि उस समय मध्यकालीन भारत में 2.5 दिन में कोई इस स्थापत्य का निर्माण संभव है नहीं। इसका अर्थ है कि ये भी मॉडिफाई करके बनाया गया होगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद क्या है, ये राजस्थान के अजमेर में अवस्थित है। और पहले यहाँ पर क्या था कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, पहले यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। और उस संस्कृत विश्वविद्यालय को मॉडिफाई कर करके, तोड़ कर करके उसको 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का रूप दिया गया था। और इस पर यह भी ध्यान में रखने की महत्वपूर्ण चीज है कि यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसके दीवार पर जो है हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है, हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है। और ये जो हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है ये चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ विशल देव की रचना है। तो हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है, ये याद रखेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है। कहाँ पर है, अजमेर में। पहले क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। और इस पर एक नाटक उत्कीर्ण है जिस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक, ये याद रखेंगे। तीसरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में निर्माण है वह है कुतुब मीनार, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, कुतुब मीनार हो जाएगा। तो ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बेसिकली क्या है कि पूरे ऑल ओवर यदि हम इसके डेवलपमेंट के बारे में जान लेंगे तो कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिला है, ठीक ना। कुतुब मीनार क्या है, 5 मंजिला स्मारक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें 5 मंजिल है, जिसमें प्रथम मंजिल का निर्माण ऐबक के समय में हुआ था। प्रथम कुतुब मीनार के प्रथम मंजिल का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था, ये याद रखेंगे। और उसके बाद जो है सो इसमें इल्तुतमिश ने भी इसका निर्माण करवाया आगे के मंजिल का। तो इल्तुतमिश भी इसके समय इसमें निर्माण करवाते हैं। और फिर आगे चलकर एफएसटी के समय में भी क्या होता है कि प्रारंभ में ये जो होता है ना, उस समय तक 4 मंजिला था। तो एफएसटी के समय क्या होता है कि इस पर बिजली गिरने के कारण इसका ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो जाता है। और जब बिजली के कारण गिरने के कारण इसका ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो जाता है
एफएसटी के द्वारा इसमें 2 और मंजिल का निर्माण कराया गया, इसलिए यह जो है 5 मंजिला स्मारक के रूप में है। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है इसमें किन किन शासकों का योगदान है निर्माण कराने में। तो 3 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोजशाह तुगलक के समय में है। ये जो कुतुब मीनार है इसकी जो आप विशेषता देखेंगे, सबसे पहले तो क्लियर ही है कि यह भी दिल्ली में महरौली है, वहां पर राय किला, राय पिथौरा जो है वहां पर अवस्थित है। यह जो कुतुब मीनार है 234 फीट इसकी ऊंचाई है, ये याद रखेंगे। और नीचे से ऊपर की ओर ये पतला होते गया, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आधार जो है अधिक वाइड है और ऊपर की ओर जाने पर जो है तो यह थोड़ा सा संकीर्ण होते गया है। इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाने पर कुछ संकीर्ण होते गया है। और 5 मंजिला है तो कुछ इसी तरीके से इसकी मंजिल होगी। प्रारंभ में इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में इसका उपयोग जो होता था सो नवाज अदा करने के लिए किया जाता था। नवाज या अजान देने के लिए जो होता है इस्लाम में, अजान देने के लिए किया जाता था। बाद में इसे कीर्ति स्तंभ का अर्थ होता है विजय स्तंभ के रूप में इसको मान्यता दी गई। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 3 स्थापत्य हैं। कुब्बतुल इस्लाम जिसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखना है, अढ़ाई दिन का जोपड़ा मस्जिद जिसके बारे में फैक्ट रखना है, और तीसरा कुतुब मीनार जिसके बारे में फैक्ट्स आपको रखना है। लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, इसको याद रखने की जरूरत है। अब जो सल्तनत काल में इस ममलूक शैली के अंतर्गत जो कला और स्थापत्य का विकास हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, तो वह थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के समय में जो है वह काफी स्थापत्य और कला के क्षेत्र में विकास हुआ था। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या निर्माण कराया था इस क्षेत्र में, तो वो आपको देखना है। एक तो आपने देख ही लिया है कि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण में इनका भी योगदान है। दूसरा, इसके द्वारा दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। दिल्ली में मदरसा की स्थापना, इस्लामिक शिक्षा के अध्ययन के लिए इन्होंने दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की। फिर इसने स्वयं का मकबरा भी बनवाया, स्वयं का मकबरा, और स्वयं का जो मकबरा है यह भी दिल्ली में अवस्थित है। फिर इसने जो आगे कराया, इसने एक सुल्तान गढ़ी के मकबरा का निर्माण कराया, सुल्तान गढ़ी के मकबरा। तो सुल्तान गढ़ी का जो मकबरा है यह भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। और सुल्तान गढ़ी का जो मकबरा है बेसिकली इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है। इल्तुतमिश के पुत्र किसका है, नासिरुद्दीन का मकबरा है। और ये जो नासिरुद्दीन का मकबरा है इस्लामिक स्थापत्य में निर्मित पहला मकबरा हो जाएगा, यानी कि इस्लामी शैली में निर्मित, ये याद रखने की जरूरत है कि इस्लामी शैली ने निर्मित ये सल्तनत का प्रथम मकबरा हो जाएगा। निर्मित प्रथम मकबरा है जो सुल्तान नासिरुद्दीन का इल्तुतमिश के पुत्र और दिल्ली के सुल्तान गढ़ी में है। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश के द्वारा जो है एक जामी मस्जिद का भी निर्माण कराया गया, जामी या जामा मस्जिद। और ये जो जामी मस्जिद या जामा मस्जिद इन्होंने बताया ये बदायूं में बनाया था। तो बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और दिल्ली में महरौली के निकट इन्होंने हौज ए खास का निर्माण कराया था। और फिर यहीं पर इन्होंने एक गंधक की बावली का निर्माण कराया था, गंधक की बावली। ये जो गंधक की बावली है बेसिकली एक सीढ़ीदार कुआं है, सीढ़ीदार कुआं है। तो इस तरीके से इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का जो आगे का काम है वो होता है मदरसा की एक स्थापना, जिसको मदरसा नासिरिया कहते हैं, स्वयं के मकबरे का निर्माण, फिर सुल्तान गढ़ी के मकबरे का निर्माण जो इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है और इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। फिर इसने बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण कराया, हौज ए खास, गंधक की बावली, जो सीढ़ीदार कुआं है जो दिल्ली के महरौली में इन्होंने निर्मित करवाया था। तो इल्तुतमिश के समय में ये जो है सो फैक्चुअल सेक्शन है बट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है। आगे जो ममलूक वंश के तीसरे शासक हैं जिसके काल में स्थापत्य की और विकास होता है वह है बलबन। तो बलबन के समय में, जो ममलूक वंश के समय में कला और स्थापत्य का विकास होता है उसमें क्या क्या चीजें जुड़ती है,
तो बलबन के द्वारा एक लाल महल का निर्माण कराया गया था, लाल महल का निर्माण। और ये जो बलबन के द्वारा लाल महल का निर्माण कराया गया था, यह भी राय पिथौरा दिल्ली में जो है किला राय पिथौरा में कराया गया था। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसके समय का स्मारक है वह है बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। तो बलबन का जो मकबरा है इस पर हमेशा प्रश्न आता है पीटी के एग्जाम में, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। इस मकबरे में पहली बार वैज्ञानिक तौर पर मेहराब का प्रयोग हुआ है, पहली बार वैज्ञानिक तौर पर इस स्थापत्य में पहली बार वैज्ञानिक तौर पर मेहराब का प्रयोग हुआ है, मेहराब का प्रयोग हुआ। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मकबरे में पहली बार वैज्ञानिक तौर पर मेहराब का प्रयोग हुआ है। तो ये दो प्रमुख है बलबन के समय का, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। और उसमें बलबन के मकबरे में जो है वो याद। आगे चलकर सल्तनत के समय में जो दूसरे राजवंश आते हैं, तो दूसरे राजवंश के समय में जो कला और स्थापत्य का विकास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खिलजी कालीन कला कहते हैं। तो खिलजी कालीन कला जो है उसमें मैंने पहले ही बताया था, जब विशेषता मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक राजवंश के समय क्या होता है, सल्तनत में कुछ नवीनता का समावेश हो जाता है और कुछ पुराने तत्व निरंतर बने रहते हैं। वो हमें खिलजी कालीन कला में भी दिखाई देता है। सल्तनत कालीन कला का जो चरण 2 है, और यह जो चरण 2 है ये किस कालीन कला का है, तो यह है बेसिकली खिलजी कालीन कला है, खिलजी कालीन कला। तो खिलजी कालीन कला को समझने के दो वे हो जाएंगे। एक, जो खिलजी कालीन कला की विशेषता क्या थी, अर्थात इसमें क्या नवीनता का समावेश हुआ था, वो देख लेंगे। और विशेषता के साथ साथ इस राजवंश के समय जो प्रमुख स्थापत्य का विकास हुआ वो क्या था, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो खिलजी कालीन कला की जो पहली विशेषता थी वह यह थी कि इस समय आकर चूंकि सल्तनत को आर्थिक आधार मजबूत हो रहा था, राजनीतिक स्थिरता सल्तनत प्राप्त कर रहा था, तो इस समय भवन को सजाने पर विशेष बल दिया गया। भवन को यानी स्थापत्य को, भवन को सजाने पर विशेष बल दिया गया, सजाने पर बल दिया गया, फोकस किया गया। दूसरा, उस समय आपने देखा है कि जो इल्तुतमिश के समय का है या उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का है, तो पूरी तरीके से हिंदू स्थापत्य को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके कला का रूप दिया जा रहा था। तो उसमें उसमें उतना सजावट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर चूंकि स्थायित्व आधार मिल रहा था तो भवन को सजाने पर विशेष बल दिया गया। फिर भवन के निर्माण में इस समय हम देखते हैं कि संगमरमर का भी प्रयोग होता है, संगमरमर का प्रयोग खिलजी काल में शुरू हो जाता है सल्तनत के स्थापत्य में, तो संगमरमर का प्रयोग होता है। फिर तीसरा, इसमें मेहराब में झालर का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, सजाने के लिए मेहराब में झालर का प्रयोग। और मेहराब में ये जो झालर का प्रयोग होता है यही सैलजुक कला की विशेषता थी जो खिलजियों के समय में अपनाई गई थी। और इस समय हम देखते हैं कि गुंबद जो है वैज्ञानिक ढंग से बनना शुरू होता है, गुंबद का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से। तो एक तरीके से ये जो चार विशेषता है, कुछ कंटिन्यूटी तो रही, लेकिन ये चार तत्व क्या है, इस्लामिक और इंडो इस्लामिक कला जो विकसित हो रही थी उसमें खिलजी काल में ये नवीनता के तत्वों का समावेश हो जाता है। तो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन खिलजी काल में स्थापत्य में नवीनता के तत्वों को दिखाता है या खिलजी कालीन कला की विशेषता है। तो भवन को सजाने पर विशेष फोकस, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब में झालर का प्रयोग जो एक सैलजुक कला की विशेषता, और गुंबद निर्माण में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग होना शुरू हुआ था। अब इस समय के जो प्रमुख स्थापत्य हैं उसमें सबसे प्रमुख कौन सा हो जाएगा, एक जो सबसे चर्चित है वो हो जाएगा अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। और ये जो अलाई दरवाजा है तो बेसिकली किसके द्वारा निर्मित है, तो एके के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये निर्मित है। और यह भी दिल्ली में ही है, कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार के पास है, कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा भी अवस्थित है। और यह जो अलाई दरवाजा है खिलजी स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, खिलजी स्थापत्य का सर्वोत्तम
उदाहरण है, क्योंकि इसमें पहली बार इसमें वैज्ञानिक ढंग से गुंबद का निर्माण किया गया है। पहली बार वैज्ञानिक ढंग से गुंबद का निर्माण। देखिए, दो चीजें याद रखने की। पहली बार वैज्ञानिक तौर पर मेहराब का निर्माण बलबन के मकबरे में, और पहली बार वैज्ञानिक तौर पर गुंबद का निर्माण अलाई दरवाजा में किया गया है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो खिलजी काल में और कला का निर्माण हुआ, वो एक है जिसको हम लोग कहते हैं हौज ए अलाई। हौज ए अलाई का निर्माण हुआ था कुतुब मीनार के परिसर के पास ही। फिर अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा सीरी के किला का निर्माण किया गया था, सीरी का किला और नगर। और सीरी का जो किला है, बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा के लिए इन्होंने बताया था। तो सीरी फोर्ट का निर्माण होता है, सीरी। और चौथा जो इनके समय का कला का रूप है, वह है हजार सितून महल का निर्माण। हजार सितून महल का निर्माण। हजार सितून महल का अर्थ है कि इसमें हजार स्तंभों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हजार सितून का महल कहते हैं। तो चार स्थापत्य खिलजी कालीन जो है वो प्रमुख रूप से अलाई दरवाजा सर्वश्रेष्ठ, फिर हौज अलाई, सीरी का किला और हजार सितून महल का निर्माण इस समय के स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी। इस तरीके से आप देखते हैं कि कुछ नवीनता भी आती है और कुछ पुराने तत्व कंटिन्यू खिलजी काल में भी बने रहते हैं। अब सल्तनत कालीन कला और स्थापत्य के विकास का जो तीसरा चरण है, तो कला और स्थापत्य के विकास का क्या हो जाएगा, तीसरा चरण। और सल्तनत कालीन कला और स्थापत्य के विकास का जो तीसरा चरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तुगलक कालीन कला कहेंगे। तुगलक कालीन कला। और तुगलक कालीन जो कला है, इसको भी हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, दो सेक्शन में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा तुगलक कालीन कला की विशेषता। विशेषता क्या थी, जैसे खिलजी काल में देखा वो हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा प्रमुख शासकों के अधीन कला। प्रमुख शासकों के अधीन कला। इसका अर्थ है कि तुगलक काल में भी जैसे तीन प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक हुए, मोहम्मद बिन तुगलक हुए और फिरोज शाह तुगलक हुए, तो इन सभी के समय में कला का विकास। प्रमुख शासकों के अधीन कला। तो प्रमुख शासकों के अधीन कला को हम इसको तीन सेक्शन में बांट सकते हैं। मुख्य शासक में एक हो जाएगा जो गयासुद्दीन तुगलक के समय में, इस समय क्या निर्मित होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक कालीन कला हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी कालीन हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक कालीन कला। तो सबसे पहले हम लोग तुगलक कालीन स्थापत्य की विशेषता पर प्रकाश डाल लेते हैं कि इस समय स्थापत्य में क्या क्या नवीनता का समावेश हुआ और क्या इस समय इसकी विशेषता थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो तुगलक कालीन स्थापत्य में एक नवीनता आती है जिसको कहते हैं सलामी। सलामी का प्रयोग बढ़ता है। और ये जो सलामी होता था, तो तुगलक काल में जो ढलुआ दीवार का निर्माण होता था, उस ढलुआ दीवार को क्या कहा जाता था, सलामी कहा जाता था। तो तुगलक स्थापत्य में एक नवीन विशेषता सलामी का प्रचलन हुआ, जिस प्रकार से ढलुआ दीवार होता था। पहला। दूसरा, इस समय हम देखते हैं कि जो भवन में सादगी अधिक दिखाई देती है, सादगी अधिक है। सादगी अधिक है कहने का अर्थ है कि इसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तुगलक कालीन कला में अलंकरण की प्रधानता कम है। जैसे खिलजी कालीन कला में आपने देखा कि सजावट पर बल था, अलंकरण पर बल था, लेकिन यहाँ पर सजावट और अलंकरण पर बल नहीं है, सादगी पर बल दिया गया है। तो सादगी पर बल दिया गया, इसका अर्थ है कि सल्तनत में फिर से एक बार राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आ रही थी। और दूसरा क्या है कि सल्तनत का आर्थिक आधार भी कमजोर होते जा रहा था, तभी सादगी पर अधिक फोकस किया गया, सादे भवन बनते हैं। आप देखते भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोहों की श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है और विद्रोह के दमन के दौरान ही उनकी मृत्यु सिंध में होती है। और फिरोज शाह तुगलक को चूंकि विरासत में एक ऐसा सल्तनत मिला था जो कई समस्याओं से ग्रस्त था, उन समस्याओं के समाधान में उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसमें कुछ सफल भी है, कुछ सल्तनत के लिए हानिकारक भी रहा था। उसमें आर्थिक नीति भी आती, क्योंकि जागीर जो है सो फिर से उन्होंने वंशानुगत कर दिया। खालसा का क्षेत्र उनके समय कम होता है, तो जाहिर सी बात है खालसा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ की इनकम सीधे सुल्तान यानी राजकोष में जाता था, और खालसा भूमि कम होगा
तो सल्तनत का आर्थिक आधार जरूर कमजोर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सादगी का प्रचलन जो है वो अधिक हमें दिखाई देता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अलंकरण और सजावट पूरी तरीके से बंद हो गया। तीसरे पॉइंट में यह जरूर आप लिखेंगे, इस समय भी भवन को सजाने के लिए अलंकरण पर होता था या अलंकरण होता था, लेकिन उतना अलंकरण पर बल नहीं दिया जाता था जितना कि खिलजी काल में। जैसे अलंकरण के रूप में आप देखेंगे कि तुगलक काल में आमलक और कलश का प्रयोग होता है। आमलक और कलश का प्रयोग होता है। तो ये आमलक और कलश जो है ना, ये इस्लामिक कला की विशेषता नहीं है, बल्कि ये जो आमलक और कलश जो हम लोग तुगलक कालीन कला में देखते हैं, ये हिंदू स्थापत्य की विशेषता है। हिंदू स्थापत्य की विशेषता है। आप देखते होंगे कि प्रत्येक जो हमारे यहाँ नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली के मंदिर हैं, तो मंदिरों के निर्माण जब होते हैं तो उसके गुंबद के ऊपर क्या है कि आमलक और कलश का निर्माण किया जाता है। तो तुगलक कालीन स्थापत्य में अलंकरण के लिए आमलक और कलश का प्रयोग किया गया, जो हिंदू स्थापत्य की विशेषता थी। यानी कि इस समय भी स्थापत्य में हिंदू स्थापत्य का समावेश रहा और इंडो इस्लामिक शैली आगे की ओर बढ़ते जाती है। फिर इस समय जो चौथा कला के क्षेत्र की विशेषता उभर कर आती है कि किलेबंद बस्ती का निर्माण होना शुरू होता है। किलेबंद फोर्टिफाइड, किलेबंद बस्ती या नगर आप कह सकते हैं, किलेबंद बस्ती या नगर का निर्माण होना शुरू होता है। इस समय तक, अभी तक हम लोगों ने किलेबंद बस्ती या नगर का निर्माण नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर किलेबंद और बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। चौथा, पांचवा इस समय जो हम लोग देखते हैं कि एक नवीन विशेषता जो भर कर आती है वो यह है कि इस समय अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इससे पहले हमें खिलजी काल में अष्टकोणीय मकबरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन तुगलक काल में अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण किस समय से शुरू हुआ, तो वो तुगलक कालीन स्थापत्य के क्षेत्र में होगा। और छठा जो इस कला की विशेषता थी वो यह थी कि इस कला में भी मेहराब और गुंबद का प्रयोग होता रहा। मेहराब और गुंबद का प्रयोग होता रहा। तो मेहराब और गुंबद जो है इस्लामिक कला, इसका प्रयोग होता रहा। तो कुल मिला के आपको ये 6 पॉइंट की सलामी का प्रयोग होता है, सादगी पर फोकस, पर अलंकरण भी हो रहा है, अलंकरण में हिंदू स्थापत्य का प्रयोग हो रहा है, किलेबंद बस्ती नगर का निर्माण होता है, अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण होता है, मेहराब और गुंबद का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर 7वां पॉइंट आप विशेषता में यह भी लिख सकते हैं कि तुगलक काल में आकर एक्चुअल में इंडो इस्लामिक कला का विकसित स्वरूप उभर कर सामने आता है, क्योंकि इस कला में हिंदू तत्वों का भी अधिक समावेश है और इस्लामिक कला का भी समावेश है, और दोनों के सम्मिश्रण से एक जो गंगा जामुनी तहजीब विकसित हो रही थी सल्तनत काल में, उस तहजीब की झलक हमें तुगलक कालीन कला में भी दिखाई देती है, जिसमें हिंदू कला और इस्लामिक कला के मिश्रण से कला का निर्माण हुआ है। तो ये इसकी एक विशेषता है जिसको याद रखेंगे। अब प्रमुख शासकों के अधीन जो कला का विकास हुआ था, तो उसमें जैसे मैंने 3 शासक लिखा है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो तुगलक कालीन शासक के समय में जो कला का विकास हुआ है वो क्या क्या बना है किसके समय में, वो आप देखिए। तो शासक के समय, शासक तुगलक कालीन शासक के समय, और तुगलक कालीन, जैसे यहाँ पर इसको पूरे लिख लेंगे, तुगलक कालीन शासक के समय। जो तुगलक कालीन शासक के समय कला और स्थापत्य है, तो 3 सेक्शन में बंट जाएंगे, जैसे कि हम लोग फॉर्मेटिंग में बनाए थे। एक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक यानी जीटी, गयासुद्दीन तुगलक जीटी। दूसरा हो जाएगा एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरे हो जाएंगे एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय कला और स्थापत्य। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय की जो एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है वह है तुगलकाबाद के किले का निर्माण। तुगलकाबाद किले का निर्माण, जो दिल्ली में अवस्थित है, तुगलकाबाद किले का निर्माण। और मैंने इसकी विशेषता में भी बताया था कि तुगलक काल में किलेबंद बस्ती और नगर का निर्माण होना शुरू होता है, तो तुगलकाबाद के किले का निर्माण। और दूसरा इस समय का जो प्रमुख स्मारक है वह है जीटी का मकबरा। तो जीटी का जो मकबरा है यानी गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, इस समय का उत्कृष्ट स्थापत्य का उदाहरण है।
ये जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, यह जो है लाल पत्थर से बना है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर आप कह सकते हैं, रेड सैंडस्टोन, उससे बना है। और इस रेड सैंडस्टोन के ऊपर जो है इसका गुंबद जो है संगमरमर का बना हुआ है। इसका गुंबद संगमरमर का बना हुआ है। तो संगमरमर का प्रयोग आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के समय होना शुरू हुआ, अभी भी निरंतरता को प्राप्त किए हुए है। इसीलिए विशेषता में लिखाया था कि कई सारे निरंतरता और परिवर्तन के तत्व हमें दिखाई देते हैं। तो लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, और इसका जो गुंबद है संगमरमर से बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कि ये गुंबद जो संगमरमर से है, इस पर कई सारे जो पर्सी ब्राउन है, जो फर्ग्यूसन है, जो स्थापत्य मर्मज्ञ है, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है कि जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसकी जो चमक बिखेरती है, वह दृश्य काफी मनोरम होता है संगमरमर पर जब पड़ता है। तो इसकी ये विशेषता है, इसको याद रखना है। एमबीटी के समय में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ था, उसमें था एक जहांपना, जहांपना नगर का विकास हुआ था। जहांपना नगर का विकास यानी इसकी स्थापना इन्होंने की। दूसरा, इसके समय में आदिलाबाद का किला बनाया गया। आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला। तो देख रहे हैं कि जो विशेषता बताया वो मैच कर रहा है। किलेबंद बस्ती और नगर का निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद, यहाँ पर आदिलाबाद के किले का निर्माण होता है। और इन्होंने दौलताबाद जो दौलताबाद जो इस्लाम की दूसरी राजधानी विकसित करने का प्रयास किया था, दौलताबाद में इन्होंने एक विजाई मंडल का निर्माण किया था। दौलताबाद में विजाई मंडल का निर्माण। और इसी के समय में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण हुआ। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत ख्वाजा अमीर खुसरो के शिष्य, और कहते हैं कि अमीर खुसरो का देहांत सुबह में और उसके बाद उसी दिन इनका भी हो गया। दोनों में इतने लगाव थे, शिष्य और गुरु, जो पीर मुरीदी की प्रथा होती है सूफी परंपरा में, उसमें। तो निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है आज भी दिल्ली का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इसी के समय में बनाया गया था। तो ये याद रखेंगे, ये चारों पूछने योग्य है। जहांपना नगर का निर्माण, आदिलाबाद के किले का निर्माण, दौलताबाद जो इस्लाम की दूसरी राजधानी इन्होंने विकसित करने का प्रयास किया था, देवगिरी को इन्होंने दौलताबाद एक तरीके से कहेंगे, और विजय मंडल वहां पर बनाया था। और फिर निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का इन्होंने निर्माण करवाया था। एफएसटी के समय में क्या होता है कि इसके समय में एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य, वह है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, जो क्रिकेट का स्टेडियम एक तरीके से, जहां पर अब वो अरुण जेटली का हो गया है नाम, तो फिरोज शाह कोटला के इन्होंने नाम बनवाया था। फिर दिल्ली में हौज ए खास के पास एक विद्यालय का निर्माण करवाया। दिल्ली में हौज ए खास के पास विद्यालय का निर्माण कराया, ये ध्यान में रखेंगे, हौज ए खास के पास विद्यालय का निर्माण कराया। और सबसे पहले इसी के समय में तुगलक काल में अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण प्रारंभ हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय में ही सर्वप्रथम बार अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण होना शुरू हुआ था। और ये जो अष्टकोणीय मकबरा है, ये इसका पुत्र खाने जहां जूना शाह है, और खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है वो प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। ये याद रखेंगे कि सल्तनत काल में प्रथम अष्टकोणीय मकबरा जो है वह है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, ये याद रखेंगे। पूछ देता है कभी कभी कि कौन सा सल्तनत का दिन विकसित प्रथम अष्टकोणीय स्मारक है, तो खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है वह प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। और जो फिरोज शाह तुगलक के समय एक नवीन परिवर्तन दिखाई देता है कि जो सलामी का प्रचलन था, जिसको हमने ढलवा दीवार के रूप में आपको बताया था कि तुगलक वंश के समय में ढलवा दीवार का प्रयोग होता था स्थापत्य में, जिसको सलामी कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापत्य के क्षेत्र में सलामी का प्रयोग बंद हो गया, ये ध्यान रखें। सलामी का प्रयोग बंद हो गया, लेकिन सजावट के रूप में जो कमल के पत्तियों और झालरों सब का प्रयोग होता था, वो अभी भी यहाँ पर प्रयोग होते जा रहा है। तो कब सजावट पर थोड़ा सा फोकस है, लेकिन जो सलामी का प्रयोग होता था वो यहाँ पर आकर बंद हो जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो तीनों शासक के समय में जो कुछ स्थापत्य का निर्माण हुआ वो महत्वपूर्ण है।
गयासुद्दीन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। लास्ट जो सल्तनत का स्थापत्य और कला के विकास का चरण है, तो अंतिम फेज जो सल्तनत के स्थापत्य और कला के विकास का है उसको हम लोग कहते हैं सैयद और लोदी काल। तो इस समय क्या होता है कि जो एक साथ है सैयद और लोदी कालीन कला, सैयद और लोदी कालीन कला। और सैयद और लोदी कालीन जो कला है ये विकास के क्रम पर क्यों हो जाएगा, जो चतुर्थ चरण है वो हो जाएगा। और सैयद और लोदी कालीन कला की जो विशेषता है, सबसे पहले इसको दोनों राजवंशों के शासन काल को हम लोग मकबरों का काल कहते हैं। मकबरों का काल, इसका अर्थ यही हुआ कि इन दोनों राजवंशों के समय में मकबरे का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ, इसलिए हम लोग इसको मकबरों का काल कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि इस समय अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण काफी अधिक होता है। अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण अधिक, अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण अधिक। जाहिर सी बात है कि जो तुगलक काल में अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण शुरू हुआ था, अष्टकोणीय मकबरा का निर्माण, तो यहाँ पर उसका प्रयोग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि ये निरंतरता को प्राप्त करता है लेकिन अधिक। मकबरों का काल यानी बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। फिर इस समय हम लोग देखते हैं चौथी विशेषता कि मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग होना शुरू होता है। ये देखिए एक नवीन चीज है यहाँ पर आ गई, दोहरे गुंबद का प्रयोग, डबल डोम दोहरे गुंबद का प्रयोग होता है। तो मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग होना शुरू होता है सैयद लोदी कालीन मकबरे में। और एक और विशेषता कि मकबरा का जो निर्माण होता है वो उद्यान के मध्य होना शुरू होता है, जिसको आप चारबाग शैली कहते हैं, उद्यान के मध्य। उसकी प्रायोगिक झलक हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो चार विशेषता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये VVI है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि सैयद और लोदी काल को मकबरों का काल कहते हैं। अष्टकोणीय मकबरा जो तुगलक काल में बनना शुरू हुआ, इस समय काफी प्रचलन में आ गया। दोहरे गुंबद का प्रयोग पहली बार इस समय होना शुरू होता है, एक नवीन विशेषता आ गई। और उद्यान के मध्य मकबरे का निर्माण होना शुरू हुआ, जो एक नवीन विशेषता। तो सैयद और लोदी कालीन स्थापत्य की जो है यह विशेषता हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है पीटी में कि इसकी क्या क्या विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सैयद और लोदी काल के स्थापत्य की विशेषता है, तो आप इस तरीके से इसका एग्जाम देंगे। अब इस समय का स्थापत्य का जो कुछ बेस्ट एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल उसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद ये इस समय के स्थापत्य का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो लोदी काल में बना था मोठ की मस्जिद। और इसके अतिरिक्त इस समय बना एक बड़ा गुंबद बना था, बड़ा गुंबद बना। फिर इस समय छोटा गुंबद का निर्माण हुआ, बड़ा गुंबद, छोटा गुंबद, दादी गुंबद का निर्माण हुआ था। ये सब इस समय के स्थापत्य के कुछ उदाहरण है जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया स्थापत्य के क्षेत्र में, इसको प्रश्न जो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, एक तो सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि सल्तनत कालीन कला, जो सल्तनत कालीन स्थापत्य है, उस स्थापत्य के प्रमुख पक्षों को लिखें। तो प्रमुख पक्ष का अर्थ होता है उसकी विशेषता को, शब्द बदल दिया है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य के विशेषताओं के बारे में बताइए। तो जो विशेषता हमने आपको शुरू में बताया था वो आप लेंगे। फिर खिलजी काल में जो हमने कुछ विशेषताएं ली थी वो आप लेंगे। फिर तुगलक जो काल में मैंने विशेषताएं ली थी आप वो लेंगे। और फिर यहाँ पर लोदी काल में जो विशेषता मैंने लिया है वो, तो उसको जो आप लिखेंगे ना बेहतर तरीके से लिखेंगे कि किस तरीके से एक स्थानीय कला परंपरा और विदेशी यानी कि जो तुर्क अपने साथ लाए थे उससे एक नवीन कला शैली का विकास हुआ। बड़ा ही अच्छा सब इंडो इस्लामिक शैली शब्द का यूज करेंगे। तो विशेषता पर एक प्रश्न आ सकता है। फिर यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि सल्तनत कालीन कला और स्थापत्य का चरणबद्ध जो विकास क्रम है उसके बारे में आप बताइए। ऑप्शनल पेपर का भी प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में चरणबद्ध तरीके से पूछता है कि स्टेप बाय स्टेज आप इसके बारे में बताइए। आप उसका प्रयोग करेंगे, उसको लिखने का इसी तरीके से पहले विशेषता लिख देंगे, फिर चार भाग में बांट देंगे और हर एक के समय की जो विशेषता और जो कुछ प्रमुख एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको आप लिखें। और प्रीलिम्स में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनरली आप देखते होंगे कि जो मुगल काल है या फिर या पूरे आपके मध्यकाल है और एंशियंट हिस्ट्री है,
यहाँ से जब भी प्रीलिम्स में प्रश्न आता है तो वो आर्ट एंड कल्चर से ही होता है, राजनीतिक इतिहास से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर। तो आपके पीटी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, और जिसका ऑप्शनल पेपर होगा हिस्ट्री उसके लिए भी ये बहुत फायदे का चीज हो जाएगा, उसकी पूरी एक सेक्शन तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापत्य का क्षेत्र था ये आपको अच्छा समझ में आया होगा, और आप इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, वीडियो सुनने के बाद इसको आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, तो आपका पीटी और मेंस का एक नोट्स डेवलप हो जाएगा। अब जो स्थापत्य और कला के क्षेत्र का अन्य सेक्शन है जिसके बारे में हम लोगों को जानना है, जैसे कि अभी तक आपने स्थापत्य कला के बारे में देखा है, यानी कि भवन निर्माण और उससे संबंधित। फिर सल्तनत काल में चित्रकला के बारे में, कि चित्रकला का प्रचलन था या नहीं था, इसके बारे में जानना है। संगीत कला के बारे में जानना है, और फिर साहित्य कला के बारे में हमें जानना है। तो इस तीन कला, सल्तनत कालीन चित्रकला, संगीत कला और साहित्य कला के बारे में हम आपके साथ अगले वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना नोट्स डेवलप करते जाइएगा। और इसमें जो भी आपको समझने में कहीं दिक्कत हुई होगी या होगा तो आप अपने नोट्स बनाते समय उसको लिख लीजिएगा। जब हम लाइव आपके सामने आएंगे तब आप उस चीजों को पूछ लीजिएगा। और तब तक यदि आप या आपके मित्रों में से कोई अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे प्लस कोर्स का लें या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का लें या 2 सालों का लें, तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो उनको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर वो प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 12 मंथ का ले सकते हैं, 24 मंथ का, और यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑप्शनल पेपर, सामान्य अध्ययन सबके सेक्शन में हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के समय यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ भी 10% डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में हम आपके लिए सल्तनत काल का जो चित्रकला था या नहीं, क्योंकि इस पर विद्वानों के बीच विवाद है, संगीत और साहित्य, इन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद है सभी को।